आज हम बात करेंगे संसद। जब संसद की बात करेंगे, संसद में राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। हमेशा ध्यान दो, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये तीनों आते हैं। ये जो राष्ट्रपति है, हम इसे कहा जाता है कि संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति सदन की बैठक बुलाने, हमेशा ध्यान दो, सत्रावसान करने, सदन की बैठक बुलाने, सत्रावसान करने तथा सदन को भंग करने का अधिकार। हमेशा ध्यान इस बात को, सदन को भंग रखता है। हम दूसरी चीज बात करें, अनुमति देकर कानून के निर्माण में सहयोग देता है। ध्यान से सुनो इस बात को। जब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो संसद में राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये तीनों आते हैं। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सदन की बैठक बुलाने, सत्रावसान करने तथा सदन को भंग करने का अधिकार रखता है। विधेयक को अनुमति देकर कानून के निर्माण में सहयोग देता है ये राष्ट्रपति। विधेयक को अनुमति देकर कानून के निर्माण में सहयोग देता राष्ट्रपति। इसलिए यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है हमेशा। अब बात करें हम लोग, आर्टिकल 79 यही कहता है कि संसद के गठन की बात करता है। 79 अनुच्छेद, हम 79 की बात करें, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अब एक प्रश्न कि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं हमेशा ध्यान दो इस बात को, राज्यसभा का जब गठन की बात करते हैं, राज्यसभा तो पूरी बात ध्यान देना, हम राज्यसभा को कहते हैं प्रथम द्वितीय सदन कहा जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, उच्च सदन है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य
योग्यता की दृष्टि से उच्च होते हैं। हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा हमेशा ध्यान दो, हम राज्यसभा की बात करें, द्वितीय सदन है, क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, न कि राज्यसभा में। और दूसरी तरफ इसे उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं योग्यता की दृष्टि से उच्च होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जो राज्यसभा है यह द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। पर एक प्रश्न, हम जब राज्यसभा की बात करेंगे तो ध्यान देना इस बात को, सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा का गठन। हमेशा इसमें टोटल जो है 250 मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम 250 मेंबर है। दो 250 सदस्य। इसमें क्या होता है, 12 सदस्य मनोनीत। ये जो मनोनीत है साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक क्षेत्र से मनोनयन। हमेशा 238 सदस्य होते हैं निर्वाचित होते हैं। इन 238 की यदि बात किया जाए तो हमेशा ध्यान दो, 238 में राज्य के प्रतिनिधि और संघराज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। हमेशा ध्यान दो, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र की बात करें, इनका जो मनोनयन होता है, मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा यह मनोनयन होता है इनका। राज्य के 238 में राज्य के प्रतिनिधि और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि। राज्य के प्रतिनिधि की बात करें तो संविधान क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा हमेशा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम निर्वाचन की बात करें, और संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं हमेशा संसद द्वारा रीति से, संसद ने क्या किया कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन हमेशा ध्यान दें इस बात को, प्रतिनिधि का जो निर्वाचन है संघ राज्य क्षेत्र के
निर्वाचक मंडल द्वारा। ये राज्यसभा की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, संविधान कहता क्या है? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होंगे, और ये मनोनीत 4 क्षेत्रों से होंगे: साहित्यिक, विज्ञान, कला एवं सामाजिक क्षेत्र से मनोनीत होंगे। 238 जो सदस्य निर्वाचित होंगे, इसमें राज्य के जो प्रतिनिधि होंगे, उसमें रूल क्या है? राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यह निर्वाचन का मेथड है। पर एक प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे, इनका निर्वाचन कैसे होगा? इनके सदस्यों का निर्वाचन संसद द्वारा निर्धारित रीति से होगा, और यह विधि है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। हमेशा यह निर्वाचन मेथड है। हम राज्यसभा की बात करें, पर एक प्रश्न, यह हमेशा ध्यान दें इस बात को, आनुपातिक गठन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि ताकि सभी दल एवं को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। यह हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, राज्यसभा के गठन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया ताकि सभी दल एवं अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। यह उद्देश्य था। लेकिन हम जब राज्यसभा की जब बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज ये देखा जाए कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। और एक चीज, यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें, पदावधि की बात करें, अवधि, तो यह कहा जाता है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक बात ध्यान देना इस बात को, इसको ध्यान से समझो इस बात को। यदि हम राज्यसभा की बात करें, इसे नोट कर लो आप।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप इस बोर्ड पे देखो आप लोग, गठन अधिकतम 250 सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र से मनोनयन होता है और इनका जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। मतलब इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 12 मनोनीत होते हैं, 238 निर्वाचित होते हैं। इसमें राज्य के प्रतिनिधि और संघ राज क्षेत्र के प्रतिनिधि दोनों होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठा कि राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कैसे होगा? तो संविधान क्या कहता है? उस राज्य का जो विधानमंडल है उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अर्थात राज्यों के जो विधानमंडल है उनके निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित की बात करें और इनका जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। हमेशा ध्यान दो, लेकिन पूरी बात ध्यान देना। लेकिन फिर एक प्रश्न, संघ राज क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं इनके संबंध में संविधान कहता है कि संसद एक ऐसी रीति, एक ऐसा नियम बनाएगा जिन नियमों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा। लेकिन वो कैसी रीति होगी? तो संसद ने यह डिसाइड किया है कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्रों में एक निर्वाचक मंडल होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक निर्वाचक मंडल होगा। ये जो निर्वाचक मंडल होगा वह राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेगा, यह संविधान कहता है। फिर एक प्रश्न उठा, प्रश्न ये उठा कि राज्यसभा के गठन की बात की जाती है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। उद्देश्य क्या था? ताकि सभी दल एवं अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल सके। यह कोशिश है कि सभी दल को और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल सके, यह कोशिश की गई थी। तो सभी दलों को और सभी अल्पसंख्यक समुदाय को भी राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्वीकार किया गया। अब एक प्रश्न, भारत में जो राज्यसभा है सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। जो बड़े राज्य हैं राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है और जो छोटे राज्य हैं वो राज्यसभा में कम सदस्यों को भेजते हैं। तो प्रश्न ये उठा कि राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होगा? तो संविधान कहता है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है हमेशा, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो सदस्य हैं अवकाश ग्रहण करते हैं। हमेशा 1/3 सदस्य जो है यह अवकाश ग्रहण करते हैं, यह हमारा संविधान कहता है। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। और एक फैक्चुअल चीज आपको पढ़ाऊंगा मैं पीटी में। अभी मैं ये बता रहा हूं कि मेंस में प्रश्न कैसे बनेगा। अब ध्यान देना इस बात को, यह राज्यसभा का सिंपल स्ट्रक्चर है। अब एक प्रश्न की हम बात करें, आखिर पहला प्रश्न तो यह उठा राज्यसभा को लेकर कि राज्यसभा अपने गठन के दृष्टिकोण से अलोकतांत्रिक है। हमेशा ये जो राज्यसभा है अपने गठन की दृष्टि से अलोकतांत्रिक है। क्यों अलोकतांत्रिक? क्यों? ध्यान दो, क्योंकि लोकतंत्र में सदस्यों का निर्वाचन होता है पर राज्यसभा में तो मनोनयन हो रहा है। अब मनोनयन लोकतंत्र के विरुद्ध होता है। इसे एक बात याद रखना, ये 12 सदस्यों का मनोनयन हो रहा है। तो पहला प्रश्न तो यह पूछा जाएगा कि राज्यसभा अपने गठन के दृष्टिकोण से अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचन प्राथमिक है, पर यहां तो राज्यसभा में मनोनयन हो रहा है।
अब ध्यान देना इस बात को, ये राज्यसभा में मनोनयन की बात की जाए, मनोनयन। चूंकि राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और ये मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसे ये कहा जाता है राज्यसभा अपने स्वरूप में अलोकतांत्रिक है। अब एक चीज सोचो, फिर एक प्रश्न, यह कहा जाता है कि जो राज्यसभा है वो संघवाद के प्रतिकूल नहीं है। राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वह संघवाद के प्रतिकूल नहीं है। हमेशा संघवाद के प्रतिकूल क्यों नहीं माना जाता है? कारण क्या है? हमेशा ध्यान दो, हम जब संघवाद की बात करते हैं तो हमेशा संघवाद में माना जाता है कि राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमेशा जो राज्यसभा है जिसे उच्च सदन कहा जाता है, यदि संघवाद है तो संघवाद में क्या होगा? राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह संविधान कहता है। सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह संविधान कहता है। लेकिन भारत में यदि देखा जाए, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। जो बड़े राज्य हैं उनकी संख्या ज्यादा है और जो छोटे राज्य हैं उनकी संख्या कम है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका एक भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में है ही नहीं, हमेशा। और तीसरी चीज, आप मनोनयन की बात करते हो, ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो मनोनयन है ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर मनोनीत होते हैं। जब एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर मनोनीत होते हैं तो ये तो केंद्र को रिप्रेजेंट करेंगे, राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आप सोचो, इसलिए यह कहा जाता है कि भारत में राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है, जो गठन है, वो संघवाद के अनुकूल नहीं है। अमेरिका एक संघात्मक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक संघात्मक देश है। अमेरिका जो संघात्मक देश है, अमेरिका का जो सीनेट है वह द्वितीय सदन है या उच्च सदन है, और वहां के सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की संख्या में 2 सदस्य सीनेट में भेजा जाता है। तो सीनेट के टोटल जो संख्या 100 है, अर्थात प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व है। यह लोकतांत्रिक भी है और संघवाद के प्रतिकूल भी है। लेकिन भारत में ऐसा है ही नहीं। जो बड़े राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में ज्यादा है और जो छोटे राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है। दूसरी बात, अनेक संघराज क्षेत्र ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है ही नहीं। और तीसरी बात, आपने 12 सदस्यों को मनोनयन की बात किया है। ये मनोनीत होते केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। अब सोचो आप, तो ये केंद्र को रिप्रेजेंट करेंगे, राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसलिए 2 प्रश्न उठा। यह कहा गया कि राज्यसभा अलोकतांत्रिक है, और दूसरी बात, यह संघवाद के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा लिखते चलो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, चाहे 0.1% हो चाहे 0.001% हो, संख्या मायने नहीं है, प्रोसेस मायने है। जीवन भर व्यक्ति हमेशा सदाचारी ही रहा। 50 साल के
कार्यकाल में यदि 1 मिनट के लिए भी उसने झूठ बोला, करप्शन का सहारा लिया, तब उसे करप्ट कहेंगे। लिखो इसको आप, राज्यसभा। ये जितनी बातें आप लिखी हो, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं। जो यूपीएससी में जो काम की चीज है, मैं उसे लिखवाऊंगा। लिखो आप, राज्यसभा का गठन निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर होता है। राज्यसभा में मनोनयन के कारण इसे अलोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचन पर बल दिया जाता है, न कि मनोनयन पर। पैरा चेंज करो। इसके गठन को लेकर यह आरोप लगता है कि राज्यसभा संघवाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि नंबर वन, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। बड़े राज्यों की सदस्य संख्या अधिक है, तथा छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम है। जबकि अन्य संघात्मक देशों में द्वितीय सदन में सभी राज्यों को
समान महत्व दिया गया है। नंबर 2, राज्यसभा में अनेक संघ शासित राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। नंबर 3, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। यह मनोनयन केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। जिससे मनोनीत सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मनोनयन संघवाद के प्रतिकूल है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, एक चीज ध्यान देना इस बात को। यह तो आरोप लगा कि राज्यसभा का जो गठन है वो संघवाद के अनुकूल नहीं है, यह आरोप लग गया। लेकिन प्रश्न ये उठा, क्या आरोप वास्तव में सही है या गलत है? ध्यान देना इस बात को। यदि राज्यसभा के गठन का विश्लेषण किया जाए तो यह आरोप सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? तो कहा क्या गया, राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, उसमें जनता को अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार दिया गया जनता को। और जो राज्य बड़े होंगे, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, स्वाभाविक है उस राज्य की विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होगी। इसलिए उस राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बेशक राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता को महत्व दिया गया है हमेशा। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, स्वाभाविक है राज्यसभा में उस राज्य का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, यह संविधान कहता है। नंबर 2 की बात करें
जिन 12 सदस्यों के मनोनयन की बात की गई है, इसको लेकर आलोचना होती है। हमेशा यह मनोनयन गलत नहीं है। इसका उद्देश्य राज्यसभा की दक्षता में वृद्धि करना है और सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व को बनाए रखना है। तो ये जो 12 सदस्य का मनोनयन होता है, ये मनोनयन राज्यसभा को सशक्त करता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, चूंकि राज्यसभा को सशक्त करता है, इसे यह कहा गया था कि राज्यसभा के गठन के दृष्टिकोण से इसे संघवाद के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता। हमेशा ध्यान देना इस बात को। लिखो इसको, आप पैरा चेंज करो और लिखो, लेकिन राज्यसभा के गठन का विश्लेषण किया जाए तो इसे संघवाद के प्रतिकूल मानना उचित नहीं है। क्योंकि नंबर 1, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा के गठन में अप्रत्यक्ष रूप से जनता को महत्व दिया गया है। न कि राज्यों को। इसलिए जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, राज्यसभा में उस राज्य के लिए ज्यादा सीटें आवंटित की गई हैं। नंबर 2, राज्यसभा में बारह सदस्यों का मनोनयन होता है। इससे सदन की गुणवत्ता में
वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयकों पर सार्थक रूप से बहस होती है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो कुछ विचारकों ने यह कहा कि राज्यसभा महत्वहीन सदन है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कुछ लोगों ने यह कहा कि जो राज्यसभा है वह महत्वहीन सदन है। द्वितीय सदन कहा जाता है, एक गौण सदन है। जब महत्वहीन सदन है तो इसे रखने की आवश्यकता क्या है? इसे क्यों न समाप्त कर दिया जाए? तो कुछ लोगों ने कहा राज्यसभा अपने आप में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ है, ये इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह कहा गया था कि इसको समाप्त कर देना ज्यादा उचित है। यह महत्वहीन सदन है। ध्यान देना, महत्वहीन सदन क्यों है? पूरी बात ध्यान देना। क्योंकि जितने महत्वपूर्ण विधेयक हैं सबसे पहले लोकसभा में लाए जाते हैं। राज्यसभा को उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा केवल सलाह दे सकती है, केवल परामर्श दे सकती है, किंतु उसके परामर्श को मानना और न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर है। तो जो राज्यसभा है एक परामर्शकारी निकाय बनकर रह गया है और कुछ नहीं। सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लोकसभा के परामर्श से लिए जाते हैं। विधेयकों का प्रारूप भी लोकसभा बनाता है। अब सोचो, तो राज्यसभा को रखने की आवश्यकता ही क्या है? अंततः डिसीजन तो लोकसभा का होता है। यह कहा गया। पूरी बात देखो अब ध्यान से, यह मुद्दा उठना शुरू हो गया। दूसरी तरफ देखा जाए, जो धन विधेयक है वो पहले लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक उसे रोक सकती है और कोई अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। इसे राज्यसभा एक महत्वहीन सदन है, यह सेकेंडरी सदन है, यह गौण सदन है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो इसे रखने की क्या आवश्यकता? क्यों न इसे समाप्त कर दिया जाए? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब महत्वहीन सदन फिर भी क्यों बनाए रखा गया? इसकी आवश्यकता क्या थी? यह डिबेट चल रहा था संविधान सभा में और कितना खूबसूरत डिस्कशन चल रहा था, इतना लॉजिकल डिस्कशन चल रहा था। संविधान सभा के सदस्यों ने या संविधान विशेषज्ञों ने क्या तर्क दिया? ध्यान देना, उन्होंने यह कहा कि बेसिक राज्यसभा द्वितीय सदन है, किंतु पूर्णतः महत्वहीन नहीं है। बेसिक, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, तलवार के आगे सुई की कोई औकात नहीं है, पर अनेक ऐसे काम हैं जो तलवार नहीं कर सकता। सुई की आवश्यकता होती है, यहां भी वही चीज है। बेसिक राज्यसभा द्वितीय सदन है पर पूर्णतः महत्वहीन नहीं है। तर्क क्या दिया संविधान विशेषज्ञों ने? ध्यान देना,
उनका तर्क ये था कि राज्यसभा में किसी विधेयक पर खुल की चर्चा होती है। क्योंकि लोकसभा के पास समय है ही नहीं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अपने आप को चुनाव में जीतने में व्यस्त लगे रहते हैं, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इनका कार्यकाल फिक्स होता है। तो ये इत्मीनान से, आराम से विधेयकों पर चर्चा करते हैं और विधेयकों के पक्ष और विपक्ष, मेरिट और डिमेरिट को खुलकर लाते हैं। मीडिया की बात करें, उसे हाईलाइट करती है। आम जनता को पता चलता है कि इस विधेयक के दोष क्या है और गुण क्या है। पहली बात, हम नंबर 2 की बात करें कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। अपने क्षेत्र के दक्ष लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, राज्यसभा की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो कल्चर, सामाजिक क्षेत्र, साइंस से जुड़े हुए प्रत्येक विषय पर खुलकर चर्चा होती है। क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं लोकप्रियता के आधार पर चुन के आते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य योग्यता के आधार पर चुन के आते हैं। स्वाभाविक है राज्यसभा में किसी विधेयक पर सार्थक बहस होती है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य दलीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। लोकसभा का प्रत्येक सदस्य दलीय हितों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है, जबकि राज्यसभा का सदस्य निष्पक्ष होकर डिसीजन लेता है। इसलिए राज्यसभा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, कहा गया मान लिया जाए कि लोकसभा में जिस दल की बहुमत है और वो बहुमत के बल पर ऐसे विधेयक पास करवाना चाहता है जिससे सत्तारूढ़ सरकार के निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाएगी, निरंकुश होने की, तो ज्यों ही विधेयक राज्यसभा में आएगा राज्यसभा उसे रोक देगा। क्योंकि सामान्य विधेयक के संदर्भ में, सामान्य विधेयकों के जो संदर्भ में हम बात करें, सामान्य विधेयकों के संदर्भ में ये जो राज्यसभा है, देखो आप, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर स्थान प्राप्त है। यदि राज्यसभा और लोकसभा में डिबेट होती है, बहस होती है, तो संयुक्त अधिवेशन में उसका डिसीजन होगा। और संविधान कहता है, संविधान संशोधन के संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों की अनुमति जरूरी है। यदि राज्यसभा संविधान संशोधन से सहमत नहीं है तो पास नहीं होगा। आप सोचो, यदि लोकसभा में बहुमत दल लोकसभा से संविधान संशोधन को पास करा ले गया तो राज्यसभा उसे रोक देगा। अर्थात संविधान संशोधन को रोक करके सरकार को निरंकुश बनने से रोक देता है। और अनेक ऐसे विषय हैं जो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर महत्व प्राप्त है। इसे यह कहा गया था कि राज्यसभा पूर्णतः महत्वहीन नहीं है। ध्यान देना, नंबर 1, राज्यसभा में विधेयकों पर सार्थक बहस होती है, मीडिया उसे हाईलाइट करती है। नंबर 2, लोकसभा के सदस्य दलीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। नंबर 3 की बात करें, यदि लोकसभा में बहुमत सरकार ऐसे विधेयक लाती है जिससे उसे निरंकुश बनने की संभावना बढ़ जाती है तो राज्यसभा रोक देगा, क्योंकि सामान्य विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर स्थान प्राप्त है। नंबर 4, संविधान संशोधन पास करने के लिए राज्यसभा की अनुमति चाहिए। अंत में देखा जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें, दोनों के निर्वाचन की बात करें हम लोग, और राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में भी इसको बराबर अधिकार प्राप्त है लोकसभा के। इसे कहा जाता है राज्यसभा सेकेंडरी नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। लिखो इसको, आप लिखो,
क्या राज्यसभा महत्वहीन सदन है? हेडिंग डाल लो आप। क्या राज्यसभा महत्वहीन सदन है? लिखो आप। राज्यसभा को गौड़ सदन बताकर उसे समाप्त करने की वकालत की गई, क्योंकि नंबर 1, महत्वपूर्ण विधेयकों को लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा उन विधेयकों पर अपना विचार व्यक्त करती है। किंतु उन विचारों को स्वीकार करना या न करना लोकसभा के इच्छा पर निर्भर करता है। नंबर 2, राज्यसभा एक परामर्शकारी निकाय बनकर रह गया है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के विचार ही प्राथमिक हैं। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। किंतु अंतिम निर्णय
लोकसभा का ही होता है। नंबर 3, सामान्यतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उन लोगों में से किया जाता है जो लोकसभा का चुनाव हार चुके होते हैं। इससे राज्यसभा के सदस्यों की महत्ता समाप्त हो जाती है। एक मिनट, महत्ता कम हो जाती है। पैरा चेंज करो। लेकिन विशेषज्ञों का एक वर्ग राज्यसभा को महत्वहीन नहीं मानता है, क्योंकि नंबर 1, राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर चर्चा होती है। जिससे उस विधेयक के गुण एवं दोष का पता चलता है। मीडिया उसे प्रकाशित करती है। परिणाम स्वरूप आम जनता भी उस विधेयक के स्वरूप से
परिचित होती है। यदि सरकार बहुमत की तानाशाही यदि सरकार बहुमत की तानाशाही स्थापित करने की कोशिश करती है, तो राज्यसभा एक अवरोध खड़ा कर देती है। नंबर 2, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकप्रियता के आधार पर होती है। जिनमें विशेष योग्यता नहीं होती है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों में योग्यता होती है, जिससे जटिल विधेयक के सभी पक्षों पर चर्चा होती है। क्योंकि विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का मनोनयन होता है। नंबर 3, राज्यसभा कुछ विषयों पर लोकसभा के समान है। जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा उनकी पद मुक्ति के संबंध में
राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट, राज्यसभा को केवल परामर्शकारी निकाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामान्य विधेयकों के संबंध में यदि राज्यसभा असहमत है तो उस विधेयक के संबंध में निर्णय संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा असहमत है तो वह विधेयक वही समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान देना, यह कहा जाता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ये दो चीजें इस वैश्वीकरण के युग में, हमेशा ध्यान दो, इस वैश्वीकरण के युग में ये दो बातें राज्यसभा को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती हैं। इससे प्रश्न ये उठता है कि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा इस ग्लोबलाइजेशन के युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? इसको ध्यान से समझो इस बात को। कारण क्या है कि वैश्वीकरण के युग में किसी भी देश को विकास के लिए नीतियों का स्थिर होना जरूरी है और नीतियां स्थिर तभी होगी जब सदन अस्थायी हो, स्थिर हो, और राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसीलिए ये नीतियां स्थिर होगी, लोकसभा भंग भी हो गई तो राज्यसभा डिसीजन लेगा हमेशा। और इस वैश्वीकरण युग में नीतियों की निरंतरता और स्थिरता दोनों जरूरी है। नीतियों की निरंतरता और स्थिरता के लिए जरूरी यह है कोई ऐसा सदन हो जो अस्थायी हो, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जब राज्यसभा अस्थायी सदन होगा तो जो नीतियां होगी वह स्थिर होगी एवं नीतियों में निरंतरता रहेगी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को
और ये दोनों चीजें चाहिए इस ग्लोबलाइजेशन के युग में आर्थिक समृद्धि के लिए। और ये दोनों चीजें तभी संभव है जब सदन अस्थायी हो। और अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। इसे ये कहा जाता है राज्यसभा ज्यादा रेलिवेंट है। नंबर 2, इस वैश्वीकरण के युग में आर्थिक विषयों की महत्ता बढ़ती जा रही है। आर्थिक विषय की महत्ता बढ़ती जा रही है और जितने भी आर्थिक विषय हैं बहुत ही ज्यादा जटिल होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब ध्यान देना इस बात को, आर्थिक विषय जटिल होते हैं और जटिल विषयों पर चर्चा करने के लिए दक्ष लोगों की जरूरत होती है। अब सोचो, ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ये दक्ष होते हैं और इन मनोनयन से क्या होगा? राज्यसभा की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस राज्यसभा में जटिल विषयों पर खुलकर चर्चा होती है उसके सभी पक्षों की चर्चा होती है। हमेशा ध्यान दो, इसे यह कहा जाता है किस वैश्वीकरण के युग में राज्यसभा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम तीसरी बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो एक बात हमेशा, वहां जो भी डिसीजन लिया जाए वो आर्थिक समृद्धि के नजरिए से डिसीजन होना चाहिए, यह कहा जाता है। लेकिन एक समस्या ये खड़ी है कि ये जो राज्यसभा है ये दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। क्योंकि दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है, इसे जितने विषय उस पर निष्पक्ष होकर चर्चा होती है। इसे यह कहा जाता है वैश्वीकरण के युग में 3 बातें चाहिए: नीतियों की स्थिरता और निरंतरता। नंबर 2, जटिल आर्थिक विषयों पर की समझ हो। और नंबर 3, सबसे चीज दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। और ये तीनों चीजें कहां पाई जाती है? राज्यसभा में। इसे यह कहा जाता है कि राज्यसभा इस वैश्वीकरण के युग में अति महत्वपूर्ण है। लिखो इसको आप, लिखो राज्यसभा, पैरा चेंज करो, लिखो आप, राज्यसभा द्वितीय सदन है द्वितीय सदन है, फिर भी महत्वपूर्ण है। और वैश्वीकरण के युग में राज्यसभा की महत्ता बढ़ती जा रही है। क्योंकि नंबर 1, इस युग में आर्थिक विकास के लिए नीतियों में स्थिरता आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब सदन स्थायी हो।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नंबर 2, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के युग में विषयों की जटिलता, विषय सब्जेक्ट, विषयों की जटिलता बढ़ती जा रही है। उन जटिल विषयों पर चर्चा के लिए दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता ज्यादा होती है। अगला पॉइंट नंबर 3, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का मनोनयन होता है। मनोनीत सदस्य अपने क्षेत्र में दक्ष होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े हुए विषयों की अच्छी समझ होने के कारण उसके लाभ एवं हानि को समझते हैं। अगला पॉइंट, राज्यसभा के सदस्य दलीय पूर्वाग्रहों से
मुक्त होते हैं। अतः राज्यसभा में रखे गए विषयों पर चर्चा के निष्पक्ष होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रीय हितों को ज्यादा महत्व देते हैं। अब एक चीज सोचो आप, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में खेल जगत एवं फिल्म जगत से जुड़े लोगों का मनोनयन की बात करें, हमेशा ध्यान इस बात को, राज्यसभा में खेल जगत एवं फिल्म जगत से जुड़े लोगों का मनोनयन होता है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, मनोनयन की बात करते हैं इसको लेकर एक कि मनोनयन पर विवाद, संविधान कहता है कि 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। पूरी बात ध्यान देना, ये 12 सदस्यों का मनोनयन होगा, संविधान यह कहता है। मनोनयन की बात संविधान कहता है, लेकिन अक्सर जब मनोनयन होता है तो खेल जगत और फिल्म जगत से जुड़े लोगों का मनोनयन होता है, और इस पर विवाद छिड़ गया और यह कहा गया कि इनका मनोनयन नहीं होना चाहिए। खेल जगत और फिल्म जगत जुड़े लोगों का मनोनयन नहीं होना चाहिए। मनोनयन का उद्देश्य क्या था कि राज्यसभा में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व और प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। खेल जगत का भी प्रतिनिधित्व होगा और फिल्म जगत का भी प्रतिनिधित्व होगा, और ये दोनों कला से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। लेकिन बाद में इनकी आलोचना शुरू हो गई। आलोचना यह शुरू हुई कि खेल जगत और फिल्म जगत की बात करें, खेल जगत और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग जब राज्यसभा में आते हैं तो राज्यसभा में ये लोग सामान्यतः अनुपस्थित रहते हैं, और सदन से अनुपस्थित रहने का मतलब ये कि आप राज्यसभा को इग्नोर कर रहे हो। इससे राज्यसभा की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कई बार ऐसा होता है, एक बार ऐसी घटना घटी, रेखा राज्यसभा की मेंबर मनोनीत की गई और राज्यसभा के अधिकांश सांसद रेखा के बगल में बैठने के लिए जिद कर रहे थे कि रेखा के बगल में बैठा जाए। लोग रेखा से मिलने के लिए सांसद बेताब। सच तो ये रेखा जिस जमाने की हीरोइन थी,
राज्यसभा के अधिकांश सांसद उसी जमाने के तो वो फिल्म के दर्शक रहे होंगे। आप हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब ये लोग खेल जगत और फिल्म जगत जुड़े हुए लोग जब आते हैं तो सदन में अनुपस्थित रहते हैं हमेशा। और सदन में अनुपस्थित रहने का मतलब ये सदन की गरिमा पर चोट पहुंचाना, इस सदन के कार्यों को सीरियस नहीं लेते। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, ये जो सदस्य होते हैं, फिल्म जगत से आने वाले जो सदस्य होते हैं, ये समानता अर्थ करते क्या है? सदन के प्रति दायित्व और अपने व्यवसाय के प्रति दायित्व में जब भी क्लैश होता है, सदन के प्रति दायित्व अपने व्यवसाय के प्रति दायित्व में जब भी क्लैश होता है, तो ये इन लोगों ने अपने निजी हित को महत्व दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल लेता हूं। गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा जब राज्यसभा लोकसभा के आए, तो जब लोकसभा में आए तो उन्होंने क्या किया, बाद में लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वो फिल्म निर्माण करते थे। उनको लगा कि मेरी फिल्म प्रभावित होगी, तो उन्होंने अपनी फिल्म को महत्व दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने यह कहा कि शायद मैं इस सदन के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में सक्रिय, और जब फिल्म का निर्माण होता उसी दौर राज्यसभा की बैठक चलती है। हमेशा हम सचिन की बात करें, सचिन देखा जाए अधिकांशतः सदन से अनुपस्थित रहते हैं। इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा, ब्रिटेन में चलो, सचिन वहां दौरा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का दौरा करते हैं। हमेशा उन सबका व्यक्तिगत कैरियर प्राइमरी है, सदन के प्रति उनका जो दायित्व है ये लोग इग्नोर कर देते हैं। और तीसरी चीज, जब ये लोग सदन में आते ही नहीं, तिनकी दक्षता का लाभ सदन को मिलता ही नहीं। तिनका मनोनयन क्यों? राज्यसभा में मुद्दा उठ चुका था। बेशक राज्यसभा के उपसभापति ने यह कहा कि आप पत्र भेजें राज्यसभा के उन सदस्यों को जो मनोनीत हैं, आप उन्हें पत्र भेजिए और उनके दायित्व की याद दिलाइए। पर दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। हां, कुछ लोगों ने कहा कि बेशक ये कि इनसे जुड़े लोगों को मनोनीत ही ना किया जाए। प्रश्न ये उठा, क्या मनोनयन नहीं होना चाहिए? प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या फिल्म जगत और खेल जगत से जुड़े हुए लोगों का मनोनयन नहीं होना चाहिए? इस पर विवाद खड़ा हो गया। जवाब कैसे दिया इन्होंने? हमेशा ध्यान दो इस बात को, कुछ लोग इनके समर्थन में खड़े हो गए और ये कहा कि मनोनयन का उद्देश्य गलत नहीं है। बेशक कुछ लोग सदन से अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपवाद स्वरूप जो अनुपस्थित रहते हैं उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सदन का सदस्य बने रहना न रहना उनकी अपनी इच्छा है और त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान यह कहता है कि लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता निलंबित हो जाएगी। संविधान यह कहता है। इसलिए कुछ लोग खेल और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के मनोनयन का विरोध किया, कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। बेशक चाहे रेखा हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सदन में इनके मनोनयन से सदन को लाभ अवश्य मिला। इसलिए आज भी इनका मनोनयन जारी है। यह है विवाद। लिखो इसको आप, ये हेडिंग डालो आप, विवाद लिखो।
लिखो आप, राज्यसभा में बारह सदस्यों का मनोनयन होता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग होते हैं। इनके मनोनयन का उद्देश्य यह है कि इनकी दक्षता और योग्यता का लाभ उठाया जा सके, तथा राज्यसभा में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके। लेकिन फिल्म, पैरा चेंज करो, लेकिन फिल्म और खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के मनोनयन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्योंकि नंबर 1, सामान्यतः यह देखा गया है कि खेल एवं फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग सदन में
अनुपस्थित रहते हैं। वह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। जो एक दृष्टि से सदन की उपेक्षा है, नंबर 3, क्या नंबर 2, नंबर 2 खेल एवं फिल्म जगत से जुड़े हुए सदस्यों का व्यवहार यह इंगित करता है कि सदन में उनकी निष्ठा कम है। कुछ सदस्य सदन के प्रति दायित्व एवं अपने परंपरागत व्यवसाय के प्रति अपने परंपरागत व्यवसाय के प्रति दायित्व के बीच संघर्ष की स्थिति में मनोनीत सदस्य अपने परंपरागत व्यवसाय को ज्यादा महत्व दिए। पैरा चेंज करो। इसलिए यह मांग उठने लगी कि फिल्म और खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के मनोनयन का लाभ सदन को न मिलने से
इनके मनोनयन पर रोक लगनी चाहिए। सदन में निरंतर अनुपस्थिति सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने के समान है। इसलिए विशेषकर फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के मनोनयन पर विचार करना चाहिए। पैरा चेंज करो, लेकिन सदन के अन्य सदस्य उपरोक्त आरोपों से सहमत नहीं हैं। क्योंकि कुछ मनोनीत सदस्यों के अनुपस्थित रहने का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान एक विशेष उद्देश्य से जोड़ा गया। किंतु राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि मनोनीत सदस्यों से यह शपथ ली जाए कि
कि सदन के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे, और सदन की कार्रवाई का सम्मान करेंगे। अब एक चीज सोचो आप, ठीक है, आज भी फिल्म जगत और खेल जगत से जुड़े हुए लोगों का सदन में मनोनयन किया जाता है, पर एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो याद रखना, राज्यसभा के एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। जब राज्यसभा की बात की जाएगी तो राज्यसभा के एक सभापति होगा और राज्यसभा का एक उपसभापति होता है। ये जो सभापति है हमेशा ये उपराष्ट्रपति होता है। चयन जो है दोनों सदनों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा, ये जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नहीं होता है। ये जो उपसभापति है इसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। यह राज्यसभा का सदस्य होता उपसभापति। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब राज्यसभा की बात करेंगे सदस्य की योग्यता, संविधान कहता है भारत का नागरिक हो, और सीधे न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो। यह हमारा संविधान कहता है। पर एक बात ध्यान देना, मेंस में यह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मेंस में जो डिबेट है प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी आधे घंटे बाद हम लोग शुरू करेंगे पीटी की क्लास, प्रीलिम्स की क्लास। मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।